सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एक तारीख रकम करने जा रहा है 23वीं SCO समिट, जिसका आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद में, और तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देने के साथ साथ रुकन ममालिक के दरमियान माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गेस्ट इस वक्त आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, और कल बाकायदा तौर पर जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी। बायलैटरल रिलेशंस को भी इस मौके पर हम फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़रोग़ दिया जा सकता है। साथ ही SCO समिट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आलमी हैसियत मजबूत होगी, बल्कि सरमायाकारी के हवाले से मौक़े भी मिलेंगे। आज हम देख रहे थे कि गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा इंडिया के जयशंकर साहब, चूँकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ख़ुद नहीं आए, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जयशंकर साहब इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं, और उनका आना इस समिट में किस तरह से देखा जा रहा है। चूँकि आज सारा दिन इस हवाले से डिस्कशन जारी थी और हम सुन भी रहे थे, कई सफारतकार इस हवाले से बात कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि वो SCO समिट के लिए आए हैं, वो पाकिस्तान के विज़िट के लिए नहीं आए बेसिकली। लेकिन ये SCO समिट से पाकिस्तान क्या इंडिया के साथ जो एक बर्फ़ जमी है, हम देख रहे हैं तकरीबन कई सालों से, उन मामलात को बेहतर कर सकता है, और साथ ही साथ क्या पैगाम जा रहा है, किन एवेन्यूज़ में पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आज की एक इवेंट को लेते हुए, जो डिप्लोमेटिक इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसकी। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब हैं इन हाउस पैनलिस्ट में, और साथ ही साथ खुसूसी तौर पर आज हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफारतकार हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, जमील साहब सबसे पहले आपकी जानिब भी आते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, बड़ा ही माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, एक डिप्लोमेटिक इवेंट, बड़ा क्रूशल प्लेटफॉर्म SCO, इसे पाकिस्तान अब होस्ट करने जा रहा है, और साथ ही साथ इसकी अगर इक्तिसादी हम देखें इस हवाले से सिग्निफिकेंस, उस पर भी बात कीजिएगा। साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का 4 दिन का ये दौरा है, इससे पाकिस्तान को क्या मज़ीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं इस वक्त सारे मामला? चलें, इसको तकरीबन 3 पहलुओं से देखा जा सकता है। इसका पहला पहलू तो ये है मईशत, और दूसरा पहलू इसका ये है कि सिक्योरिटी, और तीसरा पहलू इसका ये है कनेक्टिविटी, और चौथी बात इसमें मुज़मर है खुद ब खुद, वो ये है कि पाकिस्तान को इस पर बायलैटरल लेवल पर मुख्तलिफ मुल्कों से और ख़ास तौर पर चाइना से क्या इस्तेफादा हुआ। तो पहली बात पहले आ जाते हैं कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, और इस मल्टीलैटरल फोरम का इतना बड़ा एहतमाम करना और इतने बड़े लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जबकि दुनिया ये समझ रही थी या उनको ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े खदशात, और पाकिस्तान में ज़्यादातर सिक्योरिटी की एडवाइजरी दी हुई है बड़े मुल्कों ने कि पाकिस्तान मत जाओ, तो कम से कम वो एक नफ़ी हो गई। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर वगैरह जो पहले खौफ के मारे कम आते थे, अब वो आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मामला इसका ये है कि इसमें बायलैटरल फ़ायदे ये हैं कि जितने सरबराहान 10 के 10 आए हैं, उनके साथ सिवाय इंडिया के, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, और बायलैटरल मीटिंग में मईशत की भी बात होगी, बायलैटरल मीटिंग में ट्रेड की भी बात होगी, और उसके साथ साथ बाकी कल्चरल एक्सचेंज की और मुख्तलिफ बाकी मामला पर। जहाँ तक रहा सवाल इसके अगले ज़ाविये का, वो ये है मल्टीलैटरल लेवल पर ये तंजीम बनाई गई थी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि इसको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत ये बनाई गई है, और इसमें कनेक्टिविटी का जिक्र है, इसमें कल्चरल एक्सचेंज का जिक्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है, इसमें रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का जिक्र है टेररिज्म के खिलाफ। तो इसमें ये सारी चीज़ें पिना हैं, लेकिन साथ साथ जो इलाकाई सिक्योरिटी है इसकी, उसका भी जिक्र आएगा, और उस पर भी बहस मुबाहिसा होगा, इसका अंदाज़ा हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज तो हमेशा होता ही होता है हर बार, और ये मीटिंग बुलाई जाती है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये चार्टर के तहत बुलाई जाती है, और उसका आर्टिकल 6 है जिसके तहत काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की
मीटिंग बुलाई जाती है। जो इससे पहले भी जो कॉमन डिस्कशन होती रही है इस मामले में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबमिट्स में, उसमें ज़ाहिर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन का तो इब्तदाई मकसद था, फिर कल्चरल एक्सचेंज जैसे मैंने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसका मल्टीलैटरलिज्म पर बात होगी, क्राइसिस रिस्पॉन्स पर बात होगी, एंटी नारकोटिक्स पे बात होगी, एंटी टेररिज्म पर बात होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसके हैं। अब बात इसमें अगली ये आती है कि इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान जैसे ममालिक कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपस में बाहिमी कोलाब्रेशन होगी, तो हमारी ट्रेड का भी फ़ायदा होगा। हमारी राहदारियाँ जो हैं, उन राहदारियों से जो गुजरेगा हमें पैसे देगा, हमें फीस देगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरह स्वेज कैनाल जब बनी 1859 में, तो उसके बाद से लेके अब तक इनको 5.17 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ राहदारी के मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 कंट्रीज इसमें ऐसे हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो लैंड लॉक हैं, और उनको रसाई हमारे समुद्रों के ज़रिए यानी गवादर के ज़रिए बेहतर मिलती है। और जब उनको रसाई मिलेगी, और उसमें इंटरनेशनल कानून भी है, लेकिन बहरहाल ये दिया हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कि एक दूसरे को रसाई देंगे, लेकिन रसाई के साथ साथ उसकी फीस भी अदा होती है। और तीसरी बात इसमें बायलैटरल आ गई, जैसे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर कल आए, उसमें 13 MOU साइन हुए, और उसमें एक सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि स्मार्ट क्लासरूम, जिसका मतलब ये हुआ कि CPEC का जो सेकंड फेज़ है उसमें टेक्नोलॉजी, साइंस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है उस पर तवज्जो दी जाएगी। और जो हमारे सारे वोकेशनल स्कूल या दूसरे हमारे इदारे हैं, उनके क्लासरूम्स को भी इस्तेमाल करके मॉडर्नाइज करके चाइना की जो कैपेसिटी बिल्डिंग के मुताबिक जो कोर्सेज हैं वो हम अपने नौजवानाने मिलत को जब कराएंगे, तो इसकी जो फेज़ 2 की तरक्याती काम होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें जो मिलेंगे मौके एम्प्लॉयमेंट के, तकरीबन 70,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट इस पर क्रिएट होनी है। तो हमारे जो नौजवानाने मिलत हैं, जब वो साथ साथ इसके कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती जाएगी, तो खुद ब खुद इसमें एक इसके सम्राट पाकिस्तानियों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि फेज़ 2 में जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, और उस प्रोडक्शन से ज़ाहिर है हमारे पास डॉलर्स का इनफ्लो होगा, तो जो हमारी माशी मकबूशियत है उससे जान हमारी छूटना शुरू हो जाएगी। और आखिरी बात इसमें ये करता चलूँ कि जो इस वक्त खित्ते में एक हिजानियत है, इससे खित्ते में एक सरासमी है, खित्ते में एक जो धौंस है इजराइल की तरफ से, जिसमें कि वो कत्ल गरत, और जैसा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि जेनोसाइड जिस तरह हो रहा है, तो उसका भी असर इन ममालिक पे जो पड़ता है। बिल्कुल, ये जो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उस पे भी ऑब्वियसली ये जो SCO समिट होने जा रहा है, ये SCO के जो रुकन ममालिक हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं। एहतशाम साहब, मैं चाहूँगी कि हम मुख्तसरन, चूँकि वक्त की कमी होती है, हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हर पहलू को हम उसकी सिग्निफिकेंस के लिहाज से उसे समाप्त करने की कोशिश करें। एक तो ये वाला मामला कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो मईशत एक सबसे बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको होस्ट करते हुए, इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना और उससे फ़ायदा उठाना। अब ट्रेडिंग एवेन्यूज़ के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, चाइना के साथ तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कॉर्डियल रहे, बड़ी वार्मथ रही, वहाँ से तो हम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो बाकी दीगर ममालिक हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को देखते हुए रियलिस्टिकली कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को ट्रेडिंग एवेन्यू या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या पाकिस्तान अपने लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? हमने देखिए, हमेशा दुनिया में कहा जाता है कि रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है, और जिस तरीके से परसेप्शन हमारा बन गया था या हिंदुस्तान ने या वेस्ट ने बना दिया था, वो उसको डाइल्यूट करना, उसको कम करना, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी था। और देखें कि आप 1974 की आप इस्लामिक समिट लेट भुट्टो साहब ने बुलाई थी, उसके बाद से ये सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए 900 के करीब लोग बाहर से आए हैं,
900 बंदों का यहाँ पे आना और सारी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया के लिए भी, खास तौर पे वेस्ट अमेरिका और इंडिया। मुझे तो कहने में कोई आड़ नहीं, जो हमेशा दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाने की बात, अपनी टर्म डिक्टेट कराने की बात, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करें और IMF के जरिए शराइत लेके आना सियासी, उस सारे पैराए में देखें तो ये मेरा ख्याल है ये दो इवेंट, एक तो ये है कि ये जिसको मेरे ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ हुई होगी कि चाइना ने इसको बायलैटरली पहले इसको लिया, 4 दिन का विजिट आए, उसमें आप देख लें कि वो उन्होंने जिस तरीके से मायदे हुए, जिस तरीके से फैसले किए गए कि हमने क्या करना है, ये मुझे लगता है इस दफ़ा हमने जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से आनी है ना, ख़ास तौर पे IT में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें सारी दुनिया जो है ना वो इंडिया को ये सारा जिसको कहते हैं IT की जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करते, हमें नहीं करते। चाइनीज़ भी रिलक्टेंट थे, लेकिन अब चाइनीज़ ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है, हमारी IT जो है ना कि अब एक्सपोर्ट इस वक्त 4-4.5 बिलियन डॉलर की है, हिंदुस्तान की 160 बिलियन डॉलर की है। तो चाइना के साथ एक ये, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से चाइना एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट चाह रहा है करना, माइनिंग में आना चाह रहा है, टूरिज्म में आना चाह रहा है, तो जितना पोटेंशियल है, ये मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा जो अंदर से बातें आ रही हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है हमने कि हमने ये जो अगर अपने ये इस जो हमारे पे बड़ा शदीद दबाव है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएंगी उसी सूरत में कि जब हमें चाइना एक सपोर्ट करेगा, एक इकोनॉमिक ज़ाइन बनाने की मदद देगा जहाँ से सरप्लस गुड निकलेगा, और फिर वैल्यू एडिशन डाइवर्सिफिकेशन होगी। और ये जो हुकूमत ने प्लान किया हुआ है कि ये जब 37 माह का IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ये 2027-28 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ना वो 50 बिलियन डॉलर की हो जाएंगी। तो प्लान किया गया है कि 14% इसमें इंक्रीज करनी है। तो ये अगर 14% ये इंक्रीज आ जाती है, और हमने इस वक्त हमारी रेमिटेंस जो 32-33 बिलियन डॉलर की है, इसमें 4-5 बिलियन डॉलर की इजाफा हो जाता है। बाय द वे साल 44% इजाफा हुआ है। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी आना शुरू हो जाती है बाहर से, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा जो इस वक्त 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बाहर का कर्जा है, उसमें कमी होने के बाद जो है ना बड़े जिसको कहते हैं शानदार मौके नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात है कि ये जिस तरह आप देख रहे हैं जितना पोटेंशियल है, जितना ये पावर सेंटर बन गया है, ये अपना ये फोरम शंघाई ताउन है, तो इसमें तो इस वक्त सबको लग रहा है, खास तौर पर रशिया चाइना को, कि हमें टारगेट किया गया, हमें जिस तरह दूर किया गया, और ये सारे वेस्ट और अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलके हमारे साथ जो मोस्टली ममालिक तो वो है ना जिन पे सैंक्शंस का जिनको सामना रहा है। ईरान की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, बेलारूस की बात कर लें, चाइना से जो एक अमेरिका की एक वो रही मामला रहे, कंपनियों में तो सैंक्शन है, सब कुछ है। लेकिन अब एक बात जो अच्छी है ना कि चाइनीज जिस तरह ओपन अप हो रहे हैं, अभी देखें जिस तरीके से 3-3.5 साल पहले ये वन बेल्ट रोड का प्रोजेक्ट $3 ट्रिलियन का ये 76 ममालिक में जा रहा है, जिसमें $62 बिलियन हमारे CPEC के हैं। तो जिस अंदाज से चाइना ने पैसा दिया है, वैसे तो उनको कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर, लेकिन उनको अब नजर आ रहा है कि पैसा इतना बन गया है कि वो पॉलिटिकल क्लाउड बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस चाह रहे हैं, जो वेस्ट और अमेरिका को बड़ी तकलीफ हो रही है, साथ साथ हमारे हमसाए हिंदुस्तान को भी हो रही है। तो उस लिहाज से चाइना के साथ हमारा कोऑपरेशन ट्रेड के मैदान में, एनर्जी, IT और फिर ये मादनियात और ज़राअत, ये जिस तरीके से बड़े फैसले हुए हैं बढ़ाने के लिए और एक प्रैक्टिकल टर्म में इनको आगे ले जाने का फैसला हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे लिए जो इस तक इक़्तिसादी तौर पे जो मुश्किलात हैं उसमें कमी होगी। आखिरी बात आपने मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें ना अब ये ब्लॉक पॉलिटिक्स है। अभी आसियान को आप देख रहे हैं ना, आसियान के जो मालिक हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, उनकी $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है आपस की, और हमारी जो है ना इस ब्लॉक की जो है शंघाई ताउन की ये $500 बिलियन की है। अब ये कहते हैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब क्योंकि देख लें नॉर्थ अमेरिका का जो है नेफ्टा, वहाँ पे आप देख लें तो उनकी 40% आपस की ट्रेड है। उसके बाद आप देख लें यूरोपियन यूनियन की 57% है, आसियान की जो है 27% है, हमारी SCO की 5% है, और सार की तो हिंदुस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमारे लिए बायलैटरली चाइना के साथ और इन ममालिक के साथ, अब देखें रशियन और चाइनीज, रशिया का डेलीगेशन 75 लोगों का आया है, उसमें एक्सपर्ट आए हैं गैस के और ऑयल के। तो अब देख लें पाकिस्तान जिस तरह उनकी पिछले साल कहा गया था कि जी हम चाइनीज, लेकिन रशिया के साथ अभी काम करने की वो इकोनॉमिक टाइज पे अच्छी खासी जरूरत है। पिछले साल उसकी वजह बैलेंस कैसे तवाजुन कायम किया जा सकता है, चले वो लब लगेगी तो उसके बाद तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक तो आइसोलेशन से निकलेंगे, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा, वेस्ट का प्रोपेगेंडा खत्म होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली इस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए बड़े चांसेस सामने आ गए। ठीक है जुल्फिकार साहब, एक वही चीज आ जाती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक बैलेंस रखा हुआ है,
अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी और साथ ही साथ रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को उन्होंने जिस तरीके से वाइजली यूटिलाइज़ किया। अब हम रशिया के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज उस तरह से नहीं बना पाए, इस पर भी खास से काम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो हमने देखा कि हाल ही में दोनों ममालिक ने ज़राई एशिया के बार्टर का एक मुआहदा भी किया है, लेकिन मज़ीद इस पर काम किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान कैसे वाइजली इस मामले को आगे लेकर चल सकता है, एक तो ये बात। दूसरा, एक पैगाम बड़ा अच्छा गया है जो बदअमनी के हवाले से पाकिस्तान के बारे में एक तासुर पाया जाता था, वो हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। चूँकि आज हम जिस तरह से इसको समिट को होस्ट कर रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, कल बाकायदा तौर पर इवेंट होगा, इससे पाकिस्तान का जो ग्लोबली पॉजिटिव इमेज जाएगा उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। आपने अब जो मेरे जो पैनलिस्ट, जो मोहतरम पैनलिस्ट जो हैं, उन्होंने जो बात की मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बहुत बड़ा फोरम, और फोरम सिर्फ ये नहीं कि आपने होस्ट किया इस फोरम को, और एक आप कनेक्टिविटी की जो बात होती है कि आप उन लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, उन ममालिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो रही है जो माजी में किसी और उसका ब्लॉक का हिस्सा रहे, किसी और कैंप का हिस्सा रहे। और अब चाइना से अगर हट के भी बात करें, चाइना का और हमारा एक ताल्लुक़ रहा और बढ़ता जा रहा है और सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन अभी आज बेलारूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ भी तिजारती वफ्द आया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं, ट्रैक्टर्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक ऐसा मौका मिला है, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान उस जो फार्मर कह लें, फार्मर ब्लॉक के उन मेंबर्स को जो इस वक्त शायद जो एक थ्रेट नज़र आता है, जो और वैसे भी कहते हैं कि एक थ्रेट उनको नज़र आता है, ख़ासकर अमेरिका को, कि एक उसकी जो एक हेजेमनी पूरी दुनिया में एक वो थी, एक उसका जो एक वो उजारादारी कह लें, हर जगह उसकी मुदाखलत कह लें या इन्फ्लुएंस कह लें, रादर इन्फ्लुएंस, मैं एक वो वर्ड इस्तेमाल करूँगा, इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस को उसको थ्रेट ज़रूर है। और वो शायद इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको अगर देखते हैं, या जो ममालिक हैं, वो शायद उनके लिए एक ख़तरे की घंटी भी है इस पूरे रीजन में। साउथ एशिया बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रीजन है, और उसमें वो अपने उस इंटरेस्ट को थ्रेटेंड फील करता है कि ये एक है, और पाकिस्तान को एक मौका भी मिला है इमर्ज होने का, कि वो एक उस तरह इमर्ज आए, बावजूद इसके जो आपने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी था, एक नेगेटिव एक पिक्चर पेंट की गई थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान ख़ुद सपोर्ट करता है इन लोगों को, ये वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और कोशिश और ख़ुद इंडिया, जहाँ तक आपने इंडिया की बात की कि वो उसको बैलेंस रखता है, पाकिस्तान के लिए भी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब इस तरह बैलेंस करके चीज़ों को ले चले। लेकिन थोड़ा सा हमें फ़र्क महसूस करना ज़रूर पड़ेगा, और इसको कि इंडिया की देखिए पोजीशन और है, पाकिस्तान की पोजीशन और है। वेस्ट के लिए सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन जो है वो उसकी आबादी है, उसकी मार्केट है, वो उसकी आबादी और उसकी मार्केट है। वो बड़ी मार्केट को देखते हैं, और इंडियंस आप देखें कि कितने वेस्ट में जाकर जो है हर शोबे में जो है छाए हुए हैं, वो एक अलग है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका है, हम पाकिस्तान ख़ुद भी कोशिश कर रहा है कि और इन ममालिक के साथ अगर जो जितने ममालिक आए हैं, उन्होंने कोई भी अपने साथ कोई मतलब सैकड़ों की तादाद में तो आप उनके मेंबर्स आए हैं, जो वफ्द में लोग आए हुए हैं, और दर्जनों के हिसाब में, सैकड़ों के हिसाब से, वो ज़रूर उन लोगों जो हमारे जो वफूद हैं उनके इसके साइड लाइन पर भी उनकी मुलाकातें होंगी। अगर वो होती हैं, और उसके बाद भी ये सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जो समिट है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आके ठहर गई और ये है, उसके बाद फिर जो चीज़ें कमिट की गई हैं उसके बाद हमारे वफूद जाएंगे, उनके ममालिक, उनके वफूद फिर बाद में आएंगे और फॉलोअप के तौर पर इन चीज़ों को टेकअप करेंगे। तो मेरे ख्याल में उस ब्लॉक, उस असरात को तोड़ना, उस असरात को चैलेंज करना, वो भी एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक मुफीद साबित होगा, जिसमें वो जो एक बाइपोलर वर्ल्ड दोबारा से जो है वो, या कह लें कि वो कैंप या वो ब्लॉक उभरता जा रहा है जो थ्रेट करता है
उस सोल पावर को जो समझता है कि मेरी इजारादारी है, मेरी इन्फ्लुएंस हर जगह। जी बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, बाकी पहलुओं पे तो हमने बात की है, एक और बड़ा अहम पहलू है, पाकिस्तान बारहा ही कहता रहा है, शिकायत करता रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान की सोयल इस्तेमाल करते हुए किस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। अब हम अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, ये जितने भी ममालिक SCO के रुकन हैं, इनमें से अगर आप चाइना को उठा लें, जिस तरह से उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, ईरान को उठा लें, जो उनकी ट्रेडिंग वाले मामलात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, इसके अलावा रशिया, उन्होंने इसको जो टेररिस्ट स्टेटस था इसका वो ख़त्म कर दिया। अब पाकिस्तान के पास इसके हम देख रहे हैं कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं ठोस किस्म के, इसमें वो कन्विंस कर सकता है, एटलीस्ट हाईलाइट कर सकता है कि पाकिस्तान कैसे विक्टिम है, किस तरह से इसको टारगेट किया जा रहा है। इस मामले को देखेगा पाकिस्तान, यहाँ पे हाईलाइट करेगा, आप ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए आमना, मेरे ख्याल में इकॉनमी के हवाले से बड़ी बात होगी कि क्या क्या इकनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं ना कि एक प्रॉक्सी वार का मरकज़ बन सकता है ये रीजन, और वो प्रॉक्सी वार होगी इकॉनमी की वार बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और मेरे ख्याल में, मैं खुल के बात करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आज अगर आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बावजूद इसके कि 4 दिन पहले उनके लोगों पे अटैक हुआ और 2 लोग मारे गए, इससे पहले दासू में अटैक हुआ, कई चाइनीज़ इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्टेप उठाया, और यहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर मौजूद 4 दिनों से मौजूद है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो ब्लॉक बनने जा रहा है, मेरे ख्याल में देखिए हिंदुस्तान के लिए जो सब परेशानी का बायस वो SCO की समिट अपनी जगह पे है, इकनॉमिक जो मामलात है वो हैं, पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा उसके लिए कंसर्न है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर ग्रूम करेगी तो मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल होगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी को हिट करके ही इंडियन IMF और जो वेस्टर्न अलाइज है उनके नेक्सस ने बड़ा पहले ही नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो मेन कंसर्न उसको इस वक्त है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज था, जो हम कह सकते हैं एक टेररिस्ट फेस दुनिया को बताया गया था, आज इस SCO समिट से ये बात वाजे होती है कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म नहीं है। एक बात तो ये हुई, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी प्रेजेंस, रशियन डेलीगेशन की प्रेजेंस, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो सरबराहान है, तो 10 सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और रीज़न वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं करे, ना चाइना कर रहे हैं, ना सेंट्रल एशियन मालिक कर रहे हैं, उस तरफ पे ज़रूर आऊँगा, मुझे बात करने दीजिएगा। बाकी मैं इकॉनमी बात नहीं करता, काफ़ी बात उसमें हो गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक दहशतगर्दी और टेररिज्म और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इंतहाई ज़्यादा परेशान है। बाकायदा आप देखें जो यूगर मिलिटेंट्स हैं, TIP के जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के मिलिटेंट्स हैं, उज़्बेक मिलिटेंट्स हैं, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बार बार अपना कंसर्न शो कर चुकी हैं कि एक वोलेटाइल अफगानिस्तान वो तमाम रीजन के लिए ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान पहले ही कंसर्न शो कर चुका है। और दूसरा, जो यूगर मिलिटेंट्स के हवाले से चाइनीज़ ने बाकायदा एक 200 अफराद की लिस्ट काबुल गवर्नमेंट को हैंड ओवर की है, और अगर जो है वो अफगानिस्तान ब्रिक के अंदर या वो किसी भी लिहाज से CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसको बहुत सारे इकदाम करने होंगे। तो जो रीजनल सिक्योरिटी की बात एम्बेसडर साहब ने की, मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त तक ये तमाम जो हमारे ख्यालात हैं, ये हमारे तमाम जो मंसूबे हैं, चाहे वो इकॉनमी के हैं, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड के हैं, चाहे वो कॉरिडोर्स के हैं, चाहे वो जितने भी हैं, सिक्योरिटी उसका मेन रीज़न है। और मैं ये समझता हूँ कि ऑन द साइड लाइन ऑफ दिस समिट बाकी जो MOUs हुए होंगे, मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा और उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा कि वो रीजनल सिक्योरिटी के खातिर जो जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिसमें ISK है, जिसमें TIP है, जिसमें BLA है, और वो तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा आते हैं, जिससे ईरान की सिक्योरिटी को खतरा है, जिससे चाइना की सिक्योरिटी को खतरा है, जिससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया खुद खाइफ है। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। और एक और मैसेज जो इस वक्त जाएगा मेरे ख्याल में, रशिया, चाइना, ईरान और बाकी जो सेंट्रल एशियन ममालिक की प्रेजेंस जो है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि इस दफ़ा जो प्रॉक्सी वार वो लड़ेगा इस खित्ते की अंदर, वो वेपन वॉर नहीं होगी। वो बिल्कुल ऐसे ही, जब तक पाकिस्तान ये इंश्योर नहीं करेगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामले वो बेहतरीन है, तब तक जो इन्वेस्टमेंट और जो बाकी मामला था ट्रेडिंग के, वो उसको भी हम उस तरह से फोर्स ही नहीं कर सकते कि भाई ये मामला आगे बढ़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशूज़ पर बात करेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।